जय हिंद। श्रव्य एवं दृश्य तरंग से जुड़ने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी यही सक्रियता एवं सजगता आपको नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए उस बेशकीमती ज्ञान से जुड़ते हैं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी से जुड़ा हुआ है और आपके परीक्षोपयोगी तथ्य हैं कड़बक 1 और कड़बक 2, अर्थात कड़बक भाग 1 और कड़बक भाग 2 में उनकी कविताओं को हम जानेंगे, उससे जुड़ेंगे। उसके पहले उनकी परिचय के संदर्भ में जुड़ते हैं, अर्थात कवि परिचय का सार तत्व प्रस्तुत है। कवि परिचय का सार तत्व लेखक ये कवि के रूप में जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके बचपन से ही तरह तरह की भाषाएं मालूम हो गई थी। ये बाल्यावस्था से ही मृदभाषी और मनस्वी एवं स्वाभाविक रूप से संत थे। प्रारंभ में ही चेचक हो जाने के कारण इनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था और बाई आंख एवं कान से भी वंचित थे, अर्थात व्यक्तित्व के रूप में इनका कोई विशेष पहचान नहीं है, परंतु ये बचपन से ही अनाथ भी हो गए थे, अर्थात विषम परिस्थितियां इन्हें चारों तरफ से दबोचे हुई थी। अनाथ हो जाने के कारण बाल्यकाल से ही साधु फकीरों के सानिध्य में ये भ्रमण करते रहे और घूमते घूमते उनके बीच साधु की प्रवृत्ति इनके अंदर आ गई और एक सच्चे फकीर बनकर के इन्होंने जीवन गुजारा और इनका निधन 1548 ईस्वी में हो गया। जहाँ तक रचनाओं का सवाल है, साहित्यिक रचनाओं का सवाल है, इस संदर्भ में मुख्य तथ्य है कि इनके द्वारा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरा नाम, मशाला एवं मसला नाम आदि रचनाएं लिखी गई। प्रमुख इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जहाँ तक साहित्यिक विशेषताओं का सवाल है, इस संदर्भ में तथ्य है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में विशेष करके चौपाई, दोहा आदि कड़बक शैली में मिलते हैं। इनके लिखे अनेक काव्य हैं और इनकी रचनाएं साम्य रखती है, समानता रखती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता प्रसाद गुप्त आदि की तरह इनकी भी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की हैं। जायसी ग्रंथावली के नाम से इनका प्रमुख संपादन हुआ और इनकी महान काव्य रचना पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अर्थात यह परीक्षोपयोगी तथ्य है कि पद्मावत में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें उत्तर सन्निहित है कि पद्मावत जैसे महाकाव्य में चित्तौड़गढ़ नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। जहाँ तक मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की विशेषताओं का सवाल है कवि के रूप में, तो इनके संदर्भ में तथ्य है कि इन्हें प्रेम की पीर के नाम से जाना जाता है। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर भी कहा गया है, क्योंकि मार्मिक अंतर्व्यवस्था, मार्मिक अंतःकरण में प्रेम की भावना कूट कूट करके इनके अंदर भरी हुई थी और इनकी रचनाओं में भी वही देखने को मिलता है। आइए हम इनकी दोनों रचनाओं में कड़बक 1 और कड़बक 2 में जान लेते हैं, जुड़ते हैं उन भावों से जो कि परीक्षोपयोगी है। जहाँ एक तरफ कड़बक भाग 1 में जायसी ने अपनी असुंदरता का वर्णन करते हुए सांसारिकता के मायावी सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया है, वहीं कड़बक भाग 2 में
जायसी ने लौकिक एवं अलौकिक जगत की सूक्ष्म व्याख्या की है। तो आइए जुड़ते हैं कड़वक भाग 1 के सार तत्व से। प्रस्तुत भाग कड़वक 1 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी असुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है। वे कहते हैं कि एक नेत्र से विहीन होकर भी दुख नहीं प्रकट करता हूँ, बल्कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर नेत्रहीनता को व्यर्थ मानता हूँ। यानी कवि स्वयं कहते हैं कि मैं नेत्र विहीन हूँ, एक आँख नहीं है और कोई मेरी सुंदरता भी नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को असुंदर नहीं मानता हूँ, नेत्रहीन नहीं मानता हूँ। यह संसार अपने अपूर्व छटा और विराटता को लेकर के अपने भीतर अनेक रहस्यों को छिपाए हुए है। इस नश्वर संसार में कवि अपनी नेत्रहीनता की तुलना प्रकृति के अनेक स्वरूपों से करते हुए गुण कर्म की महत्ता को सर्वोपरि मानता है। अर्थात जायसी अपनी सुंदरता को ध्यान नहीं देते हैं, अपने कुरूप चेहरे पर ध्यान नहीं देते हैं। वे विशेष करके नश्वर संसार में गुणवत्ता की बात करते हैं और अच्छे कर्म की बात करते हैं, उसी को सर्वोपरि मानते हुए आगे व्यक्त करते हैं भावना की कुरूपता और एक नेत्र से हीनता समाज के लिए ही नहीं अपितु उनके लिए भी अच्छी भले ही नहीं है, लेकिन ईश्वरीय क्षोभ व्यक्त नहीं करते हैं। अपनी प्रतिभा के आगे ये कुरूपता और नेत्रहीनता को तुच्छ मानते हैं। जायसी जी कहते हैं कि जिस प्रकार काले धब्बे से युक्त चंद्रमा अपनी शीतलता और प्रभा से जग को आलोकित करता है, उसी प्रकार उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार बिना आम्र मंजरियों के आम में सुगंध नहीं पैदा होती, अपने खरापन के लिए सागर उतना गुणहीन नहीं है जितना अपनी विशालता और गहराई के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात सागर भी अपनी गुणहीन खरापन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी विशेषता, अपनी प्रमुख विशेषता विशालता और गहराई के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत ने भी शिव त्रिशूल के प्रहार से स्वर्णमय स्वरूप को प्राप्त कर लिया। खरिया में तपकर सोना ने भी अपने कच्चे स्वरूप को तजकर चमकदार सोने का असली रूप पा लिया। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और पारदर्शी होता है, जैसी जिसकी छवि वैसा ही उसका प्रतिबिंब दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार कवि का एक नेत्र है। कवि की प्रतिभा निर्छीर विवेकी है और पवित्र है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, उसके विचार स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक भावना है और सुंदरता है। इसी को वे अपनी संपत्ति मानते हैं। और पूरे कड़वक में महाकवि जायसी इस संसार में कुरूपता और नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किए हैं। कहते हैं कि चांद, आम, सागर, सुमेरु पर्वत, चांद, आम, सागर, सुमेरु पर्वत, सोना, दर्पण आदि से अपनी काव्य प्रतिमा की गुणवत्ता के आधार पर तुलना करते हुए जीवन के यथार्थ स्वरूप से अब जग को बोध कराते हैं। अंग से कुरूप या असुंदर होकर भी अगर व्यक्ति सुंदर गुण वाला हो तो वह पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, क्योंकि छोटे छोटे अवगुण विराटता और सर्वगुण संपन्नता के आगे गौण पड़ जाते हैं। अर्थात व्यक्तित्व के अंदर यदि कुरूपता है, वह सुंदर नहीं है, असुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि उसके अंदर गुण है, वह सर्वगुण संपन्न है, तो उसके सर्वगुण संपन्नता के आगे, सर्वगुण होने के आगे ये सारे अवगुण असुंदर और कुरूपता व्यर्थ हो जाते हैं, वे नाकाम हो जाते हैं, बल्कि उस व्यक्तित्व के गुण ही सामने आते हैं। महापुरुषों और प्रकृति के स्वरूपों में कहीं कहीं विमेल तत्व समाहित हो जाते हैं।
प्रकृति का नजरिया है कि चाहे वो महापुरुष हो चाहे प्रकृति हो, उनके स्वरूप में कहीं कहीं विमेल तत्व समाहित हो जाते हैं, आ जाते हैं, किंतु गुण धर्म और गुण कर्म की विराटता और उसकी प्रभा के आगे छोटी छोटी बातें ओझिल हो जाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, यानी उनकी गणना ही नहीं की जा सकती है। अर्थात कवि यह बताना चाहते हैं कि महापुरुषों और प्रकृति के स्वरूप जो होते हैं कभी कभी बेमेल हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर गुण है, गुण कर्म है, गुण धर्म है, लेकिन स्वरूप नहीं रहता है, सुंदरता नहीं रहती है, परंतु उस गुण और गुण धर्म गुण कर्म के कारण उनकी असुंदरता और कुरूपता नगण्य हो जाती है और उनका गुण ही हावी हो जाता है। इस प्रकार कवि कड़बक एक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि व्यक्ति के अंदर यदि गुण है, गुण धर्म है, गुण कर्म है, तो गुण कर्म और गुण धर्म की ही पूजा होती है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। जबकि अगर असुंदर वह व्यक्ति या कुरूप ही क्यों न हो, वह पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, यदि उसके अंदर गुण कर्म है और गुण धर्म है। यही तथ्य महाकवि जायसी बताते हैं कि मैं असुंदर और एक नेत्र से हीन होकर, एक कान से रहित होकर के भी अपनी काव्य प्रतिभा के कारण लोगों के अंदर पूजनीय हूँ और वंदनीय हूँ। अर्थात सुकीर्तियाँ ही अमरत्व प्रदान करती हैं। जिसके अंदर कीर्ति है, गुण कर्म है, गुण धर्म है, गुण कर्म और गुण धर्म की कीर्तियाँ हैं, तो वही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, वही व्यक्तित्व अमर होता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। अब हम जुड़ते हैं भाग 2 के भाव तत्व से। कड़बक भाग 2। इस रचना में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लौकिक तथा पारलौकिक जगत की सूक्ष्म व्याख्या की है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि पद्मावत की कथा को जोड़कर सृजन कर वे लोक मंगल के लिए प्रस्तुत हो गए। काव्य सृजन में कवि ने रक्त की लेई और गाढ़ी प्रीति को विरह वेदना के आंसुओं से भिगो कर विलापन रूप देकर पूर्ण किया है। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस काव्य सृजन में तप, त्याग और स्वयं को होम करने के भाव हैं। कवि ने संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि यह संसार नश्वर होता है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, यह कब इसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अर्थात सांसारिकता क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसी धरती पर राजा रतन सेन व सुग्गा, रानी पद्मावती, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव चेतन जैसे लोग कहाँ रहे, अर्थात सब के सब आए और चले गए, क्योंकि यह कहा गया है कि परिवर्तने संसारे मृतः क्वान जायते स जातो जेन जाते न जाति पंसः समुन्नतिम जाति वंशः समुन्नतिम। अर्थात व्यक्ति जिसके जन्म लेने से कुल परिवार आगे बढ़ता है, उसी का आना और रहना सार्थक होता है। कवि इस तरफ इशारा करते हैं, अर्थात नश्वरता को प्राप्त हो जाता है आदमी, लेकिन उसके गुण धर्म गुण कर्म ही रह जाते हैं। यह संसार अजीब है, यहाँ कोई नहीं रहा और न कोई रहेगा। सब कोई एक समय जन्म लेता है, एक जन्म लेता है, अकेले आता है, लेकिन वह अकेले ही चला भी जाता है। यहाँ कुछ छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, बहुत कुछ करता है लेकिन सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। केवल उनकी कहानियाँ ही शेष रह जाती हैं। इस धरा पर धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। यह मानव जीवन उस पुष्प के सदृश है जो खिलकर झड़ जाता है, किंतु अपने श्वास से जग को सुगंधित कर देता है। इस प्रकार इस भौतिक जगत में जीवन का कुछ भी मोल नहीं है अगर कुछ स्मृति योग्य कार्य नहीं किया जाए तो। अर्थात कवि
मलिक मोहम्मद जायसी जगत की व्याख्या उदाहरणों के साथ करते हुए अलौकिक जगत से तुलना भी करते हैं। माया, मोह और जस जैसी चीज़ें नश्वर हैं। अतः कवि ने आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ग्रहण करें और उधर ही ध्यान दें। इस तरह की मलिक मोहम्मद जायसी की 2 रचनाओं कड़बक 1 और कड़बक 2 में हमने जाना और उससे जुड़े, उसके भाव तत्व से जुड़े। यदि ये भाव आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपकी परीक्षा में इस भाव तत्व से अच्छे प्रश्न आए, इसी शुभ भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।